मुस्लिम नेटो में अगर ईरान अब शामिल होता है तो वह उसके लिए कितना फायदेमंद होगा। यह दुनिया की नजरों में कुछ भी हो, मगर ईरान का रुख इस पर बिल्कुल अलग है। ईरान में सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार ने अब इस पर खुलकर अपनी राय रखी है। सवाल यह है, क्या मुस्लिम नेटो अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ बना है? अमेरिका के नजरिए से देखें तो इसमें शामिल सदस्य सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान सभी उसके बेहद करीबी मित्र मुल्क हैं। वहीं इसराइल के नजरिए से पाकिस्तान को छोड़कर ये पर्दे के पीछे के बेहद करीबी देश हैं। फिर यह समझौता किसके खिलाफ हुआ? यही वजह है कि तेहरान इसे बहुत बारीकी से समझ रहा है और उसने इस गठजोड़ को लेकर अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार और शीर्ष सुरक्षा रणनीतिज्ञ मोहसिन रिजाई ने हाल ही में ईरान के सरकारी मीडिया को दिए इंटरव्यू में तेहरान की कूटनीतिक चालों का खुलासा कर दिया। रिजाई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान मक्का समझौते का हिस्सा केवल एक सामान्य सदस्य के रूप में कभी नहीं बनेगा। ईरान इसमें तभी शामिल होगा जब उसे इस पूरे सुरक्षा ढांचे का को फाउंडर माना जाए और इसके बुनियादी दस्तावेजों या फिर पॉलिसी ड्राफ्ट को तैयार करने में उसकी सोच शामिल की जाए। रिजाई ने कहा कि ईरान और मिस्र जैसे महाद्वीपीय देशों को ऐसे क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों से बाहर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह बिल्कुल नामंजूर है कि वे पहले आपस में कोई ड्राफ्ट बना लें और बाद में ईरान के पास उनका समर्थन मांगने आए। ईरान इस पूरे गठजोड़ को अमेरिका की घटती सैन्य ताकत और पश्चिम एशिया में बनते पावर वैक्यूम के रूप में देख रहा है। मोहसिन रिसाई के मुताबिक अमेरिका ने एक क्षेत्रीय सुरक्षा का जिम्मा उठाने से हाथ खींच लिए हैं और अपने साथी देशों से कह दिया, अलविदा, हम जा रहे हैं। वाशिंगटन के पीछे हटने से जो खालीपन आया है उसी की वजह से रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद को अपनी सुरक्षा के लिए नया मोर्चा तैयार करना पड़ा है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा मसलों पर इन पड़ोसी देशों से बातचीत के रास्ते खुले रखे गए हैं। ईरान के सख्त रुख से एक बात शीशे की तरह साफ है, तेहरान किसी भी ऐसे क्षेत्रीय संगठन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जिसकी पटकथा उसकी मर्जी के बिना लिखी गई हो। अगर मुस्लिम नेटो को वाकई मिडिल ईस्ट में कोई स्थायी आकार लेना है तो उसमें अमेरिका के सहयोगियों के साथ साथ ईरान की शर्तों और बराबरी की हिस्सेदारी को जगह देनी ही होगी। गौरतलब है कि अल मयादिन से बात करते हुए ईरानी संसद टीवी के एक अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि ईरान को मुस्लिम नेटो में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है, लेकिन सोमवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की तरफ से इसे साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। माने जो मुस्लिम नेटो की संज्ञा दी जा रही है उस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल देशों की तरफ से किसी ने भी ईरान को कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। अमेरिका के आगे झुकना एकदम मंजूर नहीं है। जो एमओयू हुआ था, अगर अमेरिका उसे लागू करेगा तो आगे बातचीत होगी, वरना जंग जहां और जैसे लड़ना है हमेशा तैयार हैं। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खास और गोपनीय संदेशवाहक बनकर मीडिएटर के तौर पर तेहरान पहुंचे थे, लेकिन ईरान ने उन्हें टका सा जवाब देकर खाली हाथ वापस लौटा दिया। 2 दिनों के आधिकारिक दौरे पर गए असीम मुनीर को ईरान में सिर्फ 1 दिन बिताने के बाद ही अपनी यात्रा बीच में छोड़कर इस्लामाबाद भागना पड़ा है। ईरान के सख्त रुख के आगे पाकिस्तान की मध्यस्थता की सारी कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम साबित होती दिख रही हैं। खाड़ी एक्सपर्ट्स के हवाले से फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराकर अपनी गिरती जो साख है उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तेहरान पहुंचकर उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनी से उच्च स्तरीय मुलाकात की गुहार लगाई, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने असीम मुनीर को मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन सर्वोच्च नेता के साथ बैठक न हो पाना पाकिस्तान के लिए एक करारा झटका सा लगा है।
क्योंकि सब जानते हैं ईरान की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध से जुड़े सभी अंतिम फैसले राष्ट्रपति नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ही लेते हैं। आसिम मुनीर अपने साथ जो गोपनीय अमेरिकी प्रस्ताव लेकर तेहरान गए थे, उसका मकसद अमेरिका ईरान टकराव को किसी तरह टालना था, लेकिन ईरानी नेतृत्व ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी तरह का समझौता कभी संभव ही नहीं है जब तक कि वॉशिंगटन पहले तेहरान की सभी मांगों को बिना शर्त पूरा करे। इसके अलावा दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर भी ईरान ने आसिम मुनीर को खरी खरी सुनाई है। तेहरान ने साफ किया है होर्मुज का खुलना या बंद रहना अमेरिका के भावी कदमों पर निर्भर करता है और ईरान अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान की इस नाकाम कूटनीति की पोल ईरान के सरकारी मीडिया ने भी खोलकर रख दी है। ईरान के प्रमुख समाचार पत्र तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर आसिम मुनीर और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तस्वीर छापते हुए एक लेख लिखा। अखबार की हेडलाइन थी, गैम्बलर का दांव ईरान के सामने आया, माने गैम्बलर ट्रंप को बताया गया। तेहरान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान के खिलाफ चौतरफा आर्थिक युद्ध चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को इस जंग से इज्जत बचाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए तेहरान भेज रहे हैं। ईरान के इस सार्वजनिक अपमान के बाद वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप देखा गया। आसिम मुनीर के इस खाली हाथ लौटने से अब ये तो साफ हो गया कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं और पाकिस्तान का शांति दूत बनने का सपना बुरी तरह चकनाचूर होते दिख रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान कभी भी पाकिस्तान के किसी भी नेता या सैन्य अफसर को मुस्तफा खामेनेई से मिलाएगा भी नहीं, क्योंकि पहले भी वो अपने एक रहबर को खो चुका है। अमेरिका के 2 बेहतर दोस्तों में शुमार तुर्की, इस्राइल इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पहले जुबानी जंग थी, लेकिन अब सीरिया में इस्राइली हमले के बाद जमीन पर जंग की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या इस्राइल इतना पावरफुल है कि वो तुर्की से जंग में भारी पड़े? वो इस्राइल जो खाड़ी देशों में हर वक्त किसी न किसी जंग के मुहाने पर रहता है या फिर जंग में रहता है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी पैर पसारने लगा। तुर्की की ओर से कहा गया कि वो ईरान नहीं है और नेतन्याहू भूल ना करें, तो नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया कि इस्राइल जिसे सुरक्षा खतरा मानेगा उसे कतई नहीं छोड़ेगा। पर सवाल है, दोनों देशों के पास पावर कितना है? हाल के दिनों में अर्दवान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए थे। अर्दवान जहां खुलेआम इस्राइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अर्दवान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इस्राइल से बहुत आगे दिखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इस्राइल 15वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इस्राइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं।